Good morning students and my dear friends, today is 18th of August 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्प्री अहेड एज पोल नियर्स। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 1.18 ट्रिलियन वर्थ के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसका अनाउंसमेंट इंडिपेंडेंस डे वाले दिन पीएम ने अपने एड्रेस में किया था। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो 1.18 ट्रिलियन के प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जहाँ पर ग्रीन मोबिलिटी, डिजिटल सेक्टर्स, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, वुमेन एम्पावरमेंट जैसी कई सारी स्कीम हैं। तो इन सारे मेगा अनाउंसमेंट, या हम बोल सकते हैं ऑल दीज आर द एडिशनल अनाउंसमेंट दैट गवर्नमेंट हैज़ मेड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन एंड स्पेशली अहेड ऑफ द पोल। क्योंकि 2024 में जो जनरल इलेक्शन शेड्यूल है उसको देखते हुए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलिस्ट पॉलिसी। और इसमें हमने डिस्कस भी किया था किस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन का मिशन मोड जो है वो रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए, स्पेशली जो सिग्नलिंग सिस्टम है, इसका भी इंक्लूजन हो सकता है। इसके अलावा 3 ट्रिलियन जो भारत माला फेज़ 2 प्रोग्राम है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेशली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स और कनेक्टिविटी या एक्सप्रेस वेज को डेवलप करने के लिए जो भारत माला फेज़ 2 प्रोग्राम है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। इसके अलावा 5,000 करोड़ का जो इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स एंड शिप्स डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू इन्हांस द ब्लू इकोनॉमी। इस तरह के जो प्रपोज्ड अनाउंसमेंट हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन को लेकर के भी गवर्नमेंट वीजीएफ जैसी स्कीम, वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसी स्कीम्स को भी इंक्लूड कर सकती है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर कोल गैसिफिकेशन, इंसेंटिव पैकेज फॉर वेसल्स एंड शिप कंस्ट्रक्शन और शिप बिल्डिंग। आगे आने वाले टाइम में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के जो अनाउंसमेंट हैं वो भी जो प्रपोज हैं वो भी इस आगे आने वाले कई सारे अनाउंसमेंट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो पीपल अवेयर हैं मैटर में, उनका ये कहना है कि प्रोबेबली गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट जैसी स्कीम ला सकती है। तो फिलहाल के लिए जो ई मोबिलिटी और डिजिटल सेक्टर रिलेटेड जो स्कीम्स का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारी स्कीम्स भी फर्दर अनाउंस करी जा सकती हैं। और इसका सीधा सीधा पर्पस यही है कि आगे आने वाला जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, उसमें गवर्नमेंट अपने रिपोर्ट कार्ड को बेटर दिखा सके। ऑल्दो ये तो बात रही पॉलिटिकल, लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ह्यूज और मेगा और एडिशनल अनाउंसमेंट, व्हाट इज हैपनिंग, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि प्रॉबेबली इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, हो सकता है वो ब्रीच हो जाए। तो जो फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस को लेकर के गवर्नमेंट का जो अदर इनिशिएटिव चल रहा है, प्रॉबेबली इस बार वो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ना अचीव हो पाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिस ईयर में ये जनरल इलेक्शन शेड्यूल होते हैं, उस साल लगभग सारी गवर्नमेंट के केसेस में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दिखता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलिस्ट पॉलिसी को अनाउंस करे, जिससे कि जनरल इलेक्शन में वो अपने रिपोर्ट कार्ड को ज़्यादा अच्छे से दिखा सके, पॉजिटिव रिपोर्ट कार्ड दिखा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पोल ले सके या वोटिंग बैंक जो है वो ले सके। इसी वजह से जिस साल जनरल इलेक्शन शेड्यूल होता है, आप देखेंगे तो उस साल मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, जो फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस को लेकर के जो टारगेट सेट किए जाते हैं, जनरली वो अचीव नहीं हो पाते हैं, वो टारगेट ब्रीच हो जाते हैं। ये तो बात रही सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हो, सोशल फार्मिंग सेक्टर रिलेटेड जितनी भी मिनिस्ट्री जो कि सारे सेक्टर्स को देख रही हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से प्रोसेस को, पॉलिसीज़ को एक्सपीडाइट करने के लिए, प्रोग्राम को एक्सपीडाइट करने के लिए रिक्वेस्ट भी करी है। और उन्होंने बोला कि जल्दी
जल्द से जल्द इन सारी जो अनाउंस्ड पॉलिसीज़ हैं, जो अनाउंस्ड प्रोग्राम हैं, इनको एक्सपेडाइट किया जाए, जिससे कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो टाइमलाइन मैनर में प्रोग्राम्स के रूल्स को, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर पाएँ और जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है, उसको जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हालांकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज हो गया, उनको भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इस साल के एंड तक, यानी दिसंबर तक अपना जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कर सके, जिससे कि नेक्स्ट ईयर वो नए प्रोजेक्ट्स को जल्दी जल्दी ले सके। तो प्रोबेबली गवर्नमेंट भी एक्सपेडाइट मैनर में है, जिससे कि जनरल इलेक्शन तक, आगे आने वाले जनरल इलेक्शन तक जितने मैक्सिमम प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आ जाएँ। हालांकि अगर हम बात करें मिनिस्ट्रीज़ की, तो उनके साइड से कोई ऐसा फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं आया है इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को लेकर के, इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को लेकर के। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। रशिया वॉर फॉल आउट मे हर्ट इंडियन डायमंड एक्सपोर्ट्स। तो जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई है, तब से लेकर के कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे एलाइड कंट्रीज़ हैं, दे आर इम्पोजिंग लॉट ऑफ सैंक्शन ऑन रशिया। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो विजिबल नहीं हो पा रहा है रशिया पर, क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली इन सारे सैंक्शन के अगेंस्ट जो है वो चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, चाइना से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये तो बात रही बैकग्राउंड की। ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ है इंडिया के डायमंड एक्सपोर्ट का। इंडिया इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ डायमंड एक्सपोर्ट। अगर हम इंडिया के डायमंड ट्रेड की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10 वर्ल्ड्स पॉलिश डायमंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड दैट एम्प्लॉयज ओवर 4 मिलियन इंडिविजुअल्स। तो इतना ह्यूज हम बोल सकते हैं, इतना सिग्निफिकेंट इंडिया एक डायमंड ट्रेड कंट्रीज है, जिसमें 10 में से जो 9 वर्ल्ड के पॉलिश डायमंड्स हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। डेफिनेटली इट क्रिएट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसी पर्टिकुलर इंडिया के डायमंड ट्रेड को लेकर के कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया का डायमंड ट्रेड है, ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिवली। अब क्या न्यूज़ है? जो ग्रुप ऑफ G7 नेशंस हैं, बेसिकली जो एक इनफॉर्मल ब्लॉक्स है, एडवांस डेमोक्रेसी का कौन कौन आते हैं G7 ग्रुप में? G7 नेशंस जो हैं कौन कौन से हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जनरली दिस ग्रुप इज लेड बाय USA। तो G7 कंट्रीज़ ने फिर से रशिया को थ्रेटन किया है कि अगर ये वॉर आगे कंटिन्यू होता है तो कुछ ग्रेड के जो पॉलिश्ड डायमंड्स हैं जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, उन डायमंड के एक्सपोर्ट पर, या कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको इंपोर्ट पर, यानी G7 कंट्रीज़ जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया से पॉलिश्ड सर्टेन ग्रेड्स के जो पॉलिश्ड डायमंड्स हैं, उनका इंपोर्ट जो है वो रोक दिया जाएगा। इट मीन्स इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सपोर्ट है, बट G7 कंट्रीज जो इंडिया से सर्टेन ग्रेड्स के पॉलिश्ड डायमंड इंपोर्ट करते हैं, उनका इंपोर्ट रोक दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रशिया से प्रॉब्लम है तो इंडिया का जो ट्रेड है उसको क्यों इम्पैक्ट किया जा रहा है? क्योंकि इंडिया ये जो डायमंड पॉलिश करता है, इसके जो रफ डायमंड्स होते हैं पॉलिश करके इंडिया जो है उसको एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो रफ डायमंड्स आते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, वो मेजरली और इनडायरेक्टली रशिया से ही इंडिया इंपोर्ट करता है। तो रशिया से इंडिया रफ डायमंड्स या स्टोन जो है वो इंपोर्ट करता है, उसको पॉलिश करके, डिज़ाइन करके, कटिंग करके उसको अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए जो G7 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंडिया को भी थ्रेटन किया है कि अगर ये रशिया और यूक्रेन का वॉर किसी सब्सटेंशियल रिजल्ट पर नहीं पहुंचा या इसके लिए कोई पॉजिटिव आउटकम्स या पॉजिटिव एक्शंस नहीं लिए जाते हैं, तो इंडिया जैसे कंट्रीज जो कि रशियन डायमंड को कट करते हैं, पॉलिश करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उन रशिया के उन सारे कंट्रीज़ पर भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएंगे, स्पेशली सर्टेन ग्रेड के पॉलिश डायमंड। सर्टेन ग्रेड्स मतलब सिंपली ऐसे डायमंड्स या जिनका हम रफ डायमंड जो है, जो स्टोन्स है, जो रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया से इंपोर्ट करने वाले जितने भी डायमंड है जिसको इंडिया पॉलिश करके अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है, उन सारे ग्रेड्स पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया जाएगा। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो G7 कंट्रीज़ ने किसी भी आउटसाइड कंट्री में रशियन डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग को लेकर के कोई सैंक्शन नहीं लगाया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ब्लॉक इज़ वर्किंग ऑन रिस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ रशियन डायमंड सिंपली इन ऑर्डर टू इम्पैक्ट द रशियन रेवेन्यू, जिससे कि रशिया का डायमंड के एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हिट किया जा सके। तो जो ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं, जो एपेक्स ट्रेड बॉडीज़ हैं। कौन कौन से एपेक्स ट्रेड बॉडीज़ या कॉमर्स मिनिस्ट्रीज हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत डायमंड बॉश,
सूरत, डायमंड, बॉश, इन सारे जो एपेक्स बॉडीज़ हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं या जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसके साथ नेगोशिएट कर रही है इस सैंक्शन को लेकर के। अब इंडिया का क्या टेक है इसमें? डेफिनेटली इंडिया का क्या टेक होगा? इंडिया इज़ एक्चुअली अर्जिंग G7 नेशंस और G7 ग्रुप टू प्रिवेंट एनी सच बैन, क्योंकि उनका ये कहना है, इंडिया का ये कहना है कि इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री पर पड़ेगा, इंडिया के डायमंड ट्रेड पर पड़ेगा। भले ही इनडायरेक्टली ये रशिया के रिवेन्यू को इम्पैक्ट करे, लेकिन उससे पहले इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के डायमंड ट्रेड पर देखने को मिलेगा। डायमंड ट्रेड के थ्रू होने वाले जो एम्प्लॉयमेंट हैं उस पर देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ एक्चुअली अर्जिंग ऑल दीज नेशंस और 7 कंट्रीज नॉट टू हैव एनी सच बैन और प्रिवेंट एनी सच बैन विच एक्चुअली इम्पैक्ट द थर्ड कंट्रीज और अदर कंट्रीज विदाउट एनी रीजन। तो दिस इज अ जेम ऑफ प्रॉब्लम। नाउ G7 countries is threatening to halt the import of certain grades of polished diamonds from India so that revenue of Russia can be impacted. So this is the trade of diamond. Blue bar indicate export, ऑरेंज बार इंडिकेट इम्पोर्ट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 24 तक का डेटा दिया हुआ है। एंड दिस इज टेकन फ्रॉम जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। लेट अस सी कि इंडिया इसको लेकर के क्या नेगोशिएशन कर पाता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। आरबीआई रिजेक्ट्स क्रेडिट बिड टू बूस्ट टेक इन न्यू टैप फिन। Credit Fintech was planning to increase its stake in New Tap Finance. New Tap जो NBFCs है उसमें अपना स्टेक इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट जो है उसने एप्लीकेशन फाइल किया था आरबीआई को। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंगलोर बेस्ड जो फिनटेक कंपनी है क्रेडिट, इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। अभी के लिए ऐसा नहीं कि क्रेडिट का इस पर्टिकुलर न्यू टैप फाइनेंस कंपनी में स्टेक नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 23.6% का करंटली स्टेक है क्रेडिट का इस पर्टिकुलर एनबीएफसी में, लेकिन इसको और ज़्यादा इंक्रीज करने जा रहा है। एज ऑफ नाउ मिस्टर शाह ओन 67%। तो इसीलिए क्रेडिट फिनटेक ने एप्लीकेशन दिया था, जो कि बैंगलोर बेस्ड फिनटेक का कंपनी है, कि हम इस पर्टिकुलर एनबीएफसी में अपना स्टेक इंक्रीज करना चाह रहे हैं। हालांकि जब कभी भी कोई फिनटेक किसी एनबीएफसी में, किसी बैंक में या कोई बैंक फिनटेक में या एनबीएफसी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो दे हैव टू टेक द आरबीआई प्रायर अप्रूवल। तो उसी के लिए एप्लीकेशन दिया था क्रेडिट ने। फिलहाल के लिए आरबीआई ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब रीजन क्या है इस डिसीजन का? वाई आरबीआई हैज रिटर्न द एप्लीकेशन, स्टिल दिस पर्टिकुलर रीजन इज नॉट नोन, बट जो पीपल अवेयर हैं उनका ये कहना है कि द क्रेडिट इज इंगेज इन डिस्कशन विद बैंकिंग रेगुलेटर टू डिटरमाइन द रीजन, ऑल्दो रीजन हैज नॉट बीन स्टेटेड। लेकिन फिर भी कुछ का कहना है कि बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड इशूज प्रोबेबली आरबीआई हैज रिजेक्टेड देयर एप्लीकेशन। लेट अस सी कि आगे आने वाले टाइम में क्या डिस्क्लोजर होता है इस चीज़ को लेकर के, फिर हम कवर करेंगे। एज ऑफ नाउ क्रेडिट के एप्लीकेशन को आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, रूपी एंड्स एट रिकॉर्ड लो एज यूएस ट्रेजरी यील्ड हिट 15-year high. So because of the surge in dollar index and US Treasury yield, there is a negative impact on Indian rupee. Indian rupee जो है वो अपने all time low पर पहुंच जाए क्लोजिंग पॉइंट पर। तो इंडियन रुपी हिट्स ऑल टाइम क्लोजिंग लो। और अगर हम बात करें इंडिया के 10 ईयर्स के बेंचमार्क बॉन्ड की, तो उसकी यील्ड भी अपने 4 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। तो बेंचमार्क 10 ईयर्स इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड रोज टू 4 months हाई। तो बॉन्ड जो है वो अपने 4 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। जो इंडियन रुपी है वो अपने ऑल टाइम क्लोजिंग लो पर पहुंच गया। अगर हम देखें तो इंडियन रुपी में 20 पैसे का डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेटली 0.25% का, और इंडियन रुपी 83.15 पर सेटल हुआ अगेंस्ट यूएसडी डॉलर। जबकि इंट्रा डे अगर लो की बात करें तो इंट्रा डे ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपी 83.16 तक पहुंच गया है। हालांकि क्लोजिंग सेशन में आते आते थोड़ा सा अप्रिसिएशन देखने को मिला, ऑल्दो दिस इज द हाईएस्ट लोवेस्ट पॉइंट 83.15 के मार्क पर जो इंडियन रुपी है वो क्लोज हुआ। 83.15 मीन्स 83.15 INR पर यूएसडी पर जो इंडियन रुपी है वो क्लोज है, यानी दिस इज द करंट एक्सचेंज रेट। और इससे पहले, इस लो से पहले कब इंडियन रुपी ने सबसे शार्पेस्ट लोवेस्ट पॉइंट अचीव किया था? अगेन कितना शार्पेस्ट डेप्रिसिएशन देखा था? अक्टूबर 2019 या बोल सकते हैं कि अक्टूबर 2022 में, यानी 19 अक्टूबर 2022 को। इससे पहले इंडियन रुपी में हमें 83.03% का मार्क देखने को मिला था। और अभी तक का जो इसका लाइफ टाइम लो है दैट इज 83.29
ऑन October 20 ड्यूरिंग द इंट्राडे सेशन। तो इंट्राडे सेशन में 83.29 तक पहुंच चुका है इंडियन रुपी लास्ट अक्टूबर में, लेकिन क्लोजिंग सेशन तक आते आते वो 83.03 तक हो चुका है। तो दिस इज द ऑल टाइम क्लोजिंग लो। और उसका रीज़न क्या है, क्यों इंडियन रुपी जो है सडनली हिट कर रहा है, जबकि अगर हम देखें इस कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें जनवरी से देखें तो इंडियन रुपी में हमें उतना डेप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला जितना हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था। इस साल इंडियन रुपी में थोड़ा सा एप्रिसिएशन है, बट सडन ये लो क्यों आया, रीज़न यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है उसमें हमें सर्च देखने को मिला, और जो डॉलर इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ, डॉलर की डिमांड जो है वो सडनली पिकअप हो गई, जिसकी वजह से डॉलर के जो प्राइस हैं वो सर्ज कर गए। उसके अगेंस्ट इंडिया ही नहीं, जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके भी करेंसी में हमें फॉल देखने को मिला। यूएस ट्रेजरी रोज आफ्टर अ मिनट ऑफ फेडरल रिजर्व मीटिंग दैट स्टेटेड मोस्ट पॉलिसी मेकर्स फेल्ट दैट इन्फ्लेशन रिस्क कुड रिक्वायर फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक। तो फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी जहां पर ऐसा सुनने को मिला, ऐसा र्यूमर आया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर फीलिंग कि इन्फ्लेशन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो 10 साल के यूएस ट्रेजरी नोट हैं उसमें हमें सर्ज देखने को मिला। दैट सर्ज टू अ 15 ईयर्स हाई 4.31% तक पहुंच गया। पिछले 15 सालों के अपने हाईएस्ट पॉइंट पर यूएस ट्रेजरी जो था वो पहुंच गया। रीज़न, इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ेगा तो इमर्जिंग मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है किसका, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वो इमीडिएटली वो शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, यूएस इकॉनमी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट था उसको बेचा, डिमांड बढ़ गई। किसकी बढ़ गई डिमांड, डॉलर की डिमांड बढ़ी, इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ गई, इंडियन रुपी फॉल कर गया, डॉलर एप्रिशिएट कर गया, जिसका सीधे सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन के फॉर्म में देखने को मिला। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टोन, हॉकिश टोन बाय फेडरल रिजर्व, देयर इज अ इंक्रीज इन डॉलर इंडेक्स टू 103.53, और इसी का सीधा इम्पैक्ट हमें इंडियन रुपी और 10 ईयर के जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड हैं उन पर देखने को मिला। जो 10 ईयर का इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड है वो 4 बेसिस पॉइंट से इंच अप होकर के अप्रॉक्सीमेटली 7.25% पर सेटल हुआ। तो यूएस बॉन्ड यील्ड इंक्रीज की वजह से और चाइनीज करेंसी में वीकनेस की वजह से मेजॉरली ये हमें इंडियन रुपी में डेप्रिसिएशन और इंडियन जो बेंचमार्क इंडाइसेस, जो इंडियन बेंचमार्क बॉन्ड है उसमें इंक्रीज देखने को मिला, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल सिनेरियो। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट आइज एथेनॉल फॉर 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग टारगेट। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है बायोडीजल। तो इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस बायोडीजल। तो बायोडीजल बेसिकली रिफर्स टू बायोडिग्रेडेबल फ्यूल, ऐसा फ्यूल जो कि बायोडिग्रेडेबल है, और इसको किससे बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट और रीसाइकिल्ड रेस्टोरेंट ग्रीस जो होती हैं उनसे ये पर्टिकुलर बायोडिग्रेडेबल फ्यूल या बायोडीजल जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस इज वाइडली यूज्ड इन यूरोपियन कंट्रीज। तो ये बात हो गई बायोडीजल की। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट इज एक्चुअली लुकिंग फॉर एथेनॉल टू मीट इट्स टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 5% बायोडीजल इन डीजल। तो गवर्नमेंट ने 2030 तक टारगेट रखा है कि 5% जो है वो ब्लेंडिंग करेंगे बायोडीजल की इनटू डीजल, तो जिससे कि इंडिया एक सस्टेनेबल फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस कर सके। दूसरा, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल को लेकर के वो थोड़ी सी रिड्यूस हो, हमारा इंपोर्ट बिल थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। 5% ब्लेंडिंग करने को तो डेफिनेटली जो डिमांड है डीजल की वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगी और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं स्लैश डाउन होगा। तो गवर्नमेंट जो है फॉर दैट लुकिंग टू इथेनॉल इन ऑर्डर टू मीट आउट इट्स 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग टारगेट। बट इसका एडॉप्शन लार्ज स्केल में करना, ये कह तो दिया गवर्नमेंट ने कि 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग करेंगे का टारगेट अचीव करेंगे 2030 तक, बट इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ बायोडीजल, ह्यूज अमाउंट ऑफ एथेनॉल। बायोडीजल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एथेनॉल इज वन एग्जाम्पल ऑफ बायोडीजल। तो एथेनॉल को गवर्नमेंट एक्चुअली फोकस करे कि एथेनॉल 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करी जाए 2030 तक, लेकिन डेफिनेटली एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट को ऑल अदर रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो लार्ज स्केल पे इसका अडॉप्शन करने में मल्टीपल हर्डल्स हैं। रीजन बिहाइंड
क्योंकि इंडिया में जो बायोडीजल का फीड स्टॉक है, अगर हम बात करें वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट जिससे बायोडीजल बनाया जाता है, वो रॉ मटेरियल होते हैं सब्सटेंशियल अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली फूड आइटम से हम देखते हैं तो फूड आइटम से ये बायोडीजल्स बनते हैं, एथेनॉल बनते हैं। और फूड एक बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है, जहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, वहाँ पर आप फूड को डाइवर्ट कर दें इस तरह के कंजप्शन में, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट माल न्यूट्रिशन और हंगर पर फिर से देखने को मिलेगा, पावर्टी पर फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि फूड जो है, फूड आइटम्स है, फूड कमोडिटीज, वो महंगी हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डाइवर्जन इनटू दिस सेक्टर। भी गवर्नमेंट ने जो नेशनल बायोडीजल पॉलिसी लाई है, उसके लॉन्च के बाद भी कई सारे इंसेंटिव उस पर्टिकुलर पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अलाउ किए थे, कोई वाइबल सोल्यूशन इसका नहीं आ पाया है। तो जो OMCs हैं, OMC स्टैंड्स फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दे वर आस्क्ड टू प्रायोरिटाइज रिसर्च ऑन हाउ टू कमर्शियली ब्लेंड एथेनॉल इन डीजल, और कैसे एथेनॉल का मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है विदाउट इम्पैक्टिंग द अदर सेक्टर। हालांकि अगर पेट्रोल के केस में देखें, तो पेट्रोल के केस में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट प्रोग्राम था वो मेजर सक्सेस रहा, वो सक्सेसफुली गवर्नमेंट जो है वो अचीव कर पाई, जहाँ पर गवर्नमेंट ने 20%, रिमेंबर 20% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा था। डीजल में 5%, केस में कंफ्यूज नहीं होंगे, डीजल में 20%, पेट्रोल में 20% की ब्लेंडिंग का टारगेट था, डीजल में 5% का। और इसको लेकर के गवर्नमेंट फिलहाल कह रही है, डीजल के केस में गवर्नमेंट जो है कंपनीज को बोली कि आप R&D करिए, कई सारे रिसर्च करके देखिए किस तरीके से इसका एक वाइबल सोल्यूशन पाया जा सकता है। सो दिस इज गोइंग ऑयल आउट बायोडीजल प्रोक्योर्ड बाय OMCs कंपनीज। प्रोक्योरमेंट तो कर रही हैं OMCs, बट प्रोडक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 to 8 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6। और अगर हम देखें तो जितने भी आर्टिकल हैं RBI की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उससे रिलेटेड है। कौन सी रिपोर्ट है? मंथली स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो रिपोर्ट RBI की है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, सब हम साथ में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टाइटनिंग इंडिया US 10 years बॉन्ड यील्ड स्प्रेड पुट रुपी अंडर प्रेशर, ये न्यूज़ हम अप्रॉक्सीमेटली कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट US डॉलर there is a tightening yield spread between 10 years Indian government bond and US government bond। तो जो US गवर्नमेंट बॉन्ड है, जो बेंचमार्क बॉन्ड, और इंडिया का जो बेंचमार्क बॉन्ड है, यानी जो 10 साल का जो 10 years बॉन्ड है, उसको बेंचमार्क बॉन्ड इंडिया में बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो यील्ड स्प्रेड है वो नैरो हो रहा है, वो टाइट हो रहा है। क्यों टाइट हो रहा है? जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ INR, जो कि अभी हमने प्रीवियस न्यूज़ में डिस्कस किया है कि जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। अभी ये जो टाइटनिंग यील्ड स्प्रेड है, यानी जो लोअर यील्ड स्प्रेड है, लोअर स्प्रेड है, इसका मतलब क्या हुआ? लोअर स्प्रेड का सीधा मतलब ये होता है देयर इज अ लोअर इंसेंटिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इनटू इंडियन असेट्स और इंडियन रुपी असेट्स। और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के फॉरेन कैपिटल इनफ्लो पर देखने को मिलता है। अगर लोअर स्प्रेड होगा तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लोअर इंसेंटिव मिल रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर उन्हें लोअर इंसेंटिव मिलेगा तो डेफिनेटली दे विल नॉट इन्वेस्ट इनटू इंडिया, और अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया का जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो बिकॉज ऑफ द रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट देयर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फॉरेन कैपिटल इनफ्लो। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि बिकॉज ऑफ दिस टाइटनिंग स्प्रेड बिटवीन इंडिया एंड US 10 years बॉन्ड यील्ड देयर इज अ pressure on Indian rupee and there is a negative impact on foreign capital inflow as per RBI's state of economy report। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फ्लो इनटू NRI डिपॉजिट्स ग्रो मल्टीफोल्ड टू $2.14 billion इन Q1। तो Q1 का जो NRI डिपॉजिट्स हैं उसकी न्यूज़ है, उसका डेटा है। तो अगर हम देखें NRI डिपॉजिट मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट, तो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देयर इज अ सब्सटेंशियल flow of money into NRI deposit that has witnessed a substantial increase, approximately $2.14 billion तक पहुंच चुका है जो NRI डिपॉजिट्स है into Q1 of this financial year or this fiscal year compared to the लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर यही जो अमाउंट था वो अप्रॉक्सीमेटली $349 मिलियन था। तो आप देख सकते हैं 349 मिलियन से इंक्रीज होकर के 2.14 बिलियन तक NRI डिपॉजिट पहुंच चुका है। द आउटस्टैंडिंग NRI डिपॉजिट रोज बाय $2.5 बिलियन बाय द एंड ऑफ जून 2023, जो कि पिछले साल से भी हाई है। तो RBI ने जो अपडेटेड डेटा रिलीज़ किया है आफ्टर 3 months, और यह बोल सकते हैं जो Q1 का डेटा रिलीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो NRI डिपॉजिट्स है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया 2.14 बिलियन इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। और इसका रीज़न
अगर हम रीज़न देखें तो जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर्स लिए थे, बोलते थे मल्टीपल मेजर्स लिए टू इनहेंस द एनआरआई इनफ्लो इनटू एनआरआई अकाउंट्स, जिसमें से अगर कुछ मेजर्स की बात करें तो ईजिंग कैप्स ऑन इंटरेस्ट रेट फॉर बोथ FCNR अकाउंट और NRI डिपॉजिट्स, NRE डिपॉजिट्स, as well as exempting the maintenance of CRR and SLR ratio on incremental deposits until November 2022. So because of those measures, this NRI deposit inflow are increasing. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नेट FDI fell to $5 billion in Q1। तो ये तो पहले वाली न्यूज़ की बात है NRI डिपॉजिट की। अब ये डेटा है नेट FDI का। तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन, हम सभी जानते हैं ग्लोबल रिसेशनरी विंड्स देखने को मिल रही है स्पेशली वेस्टर्न इकोनॉमीज में, डेवलप इकोनॉमीज में। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशंस, ग्लोबल रिसेशनरी और स्लो डाउन सिचुएशंस, द नेट FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो नेट FDI इंडिया की तरफ इनफ्लो हुआ है वो डिक्लाइन किया, शार्पली डिक्लाइन किया, अप्रॉक्सीमेटली $4.99 बिलियन का नेट FDI रहा। किस ड्यूरेशन में? Q1 मीन्स अप्रैल से लेकर के जून का जो पीरियड है, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो नेट FDI है वो फॉल किया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वार्टर यानी Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में यही जो नेट FDI था ये 13.92 बिलियन था। तो 13.92 से रिड्यूस होकर के 4.99 बिलियन तक पहुंच गया है। और इसका सीधा रीज़न है कि इंडिया में FDI क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर स्लो डाउन की सिचुएशन चल रही है और उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा स्केप्टिकल है, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। तो दे आर नॉट इन्वेस्टिंग तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमें इंडिया के नेट FDI इनफ्लो पर देखने को मिल रहा है। So this is the FDI picture, FDI into India, FDI by India and definitely net FDI। तो net FDI क्या होता है? net FDI सिंपली कि FDI कितना इंडिया में आया और कितना बाहर गया, उसका डिफरेंस जो होता है। ऑल्दो डिफरेंस अभी भी पॉजिटिव, इट मीन्स इंडिया के थ्रू जो FDI किया जा रहा है अदर कंट्रीज में वो कम है, इंडिया में जो FDI आ रहा है वो ज़्यादा है, तो अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस क्वार्टर देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन। अगर हम देखें तो $14 बिलियन से रिड्यूस होकर के $5 बिलियन तक ही रह गया है FDI। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। CRR मूव टू प्रिवेंट एसेट प्राइस बबल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में थर्सडे को बोला है कि जो ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो भी रिसेंटली इंक्रीज किया गया है, इसका रीज़न RBI ने स्टेट किया है और RBI ने वॉर्न किया है देयर इज एसेट प्राइस बबलिंग, की एसेट प्राइस जो है वो बबल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेस लिक्विडिटी इन द सिस्टम। अब कैसे ये एसेट प्राइस बबल होता है? एक्सेस लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेस लिक्विडिटी मीन्स मार्केट में ज़्यादा मनी सप्लाई है, ज़्यादा कैश है, ज़्यादा क्या कहते हैं करेंसी सप्लाई। तो सिंपली हम देखें ज़्यादा पैसा है मार्केट में, ज़्यादा पैसा है मीन्स ज़्यादा डिमांड है। डिमांड होगी तो क्या होगा भाई, जो कमोडिटीज़ हैं, कोई भी कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइस जो हैं इंक्रीज करेंगे। डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई तो लिमिटेड है, सप्लाई पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। इसी हाई डिमांड की वजह से जो कमोडिटीज़ के प्राइजेस हैं, जो असेट के प्राइजेस हैं, वो बबल अप कर रहे हैं। और इसी को लेकर के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने बोला है कि जो रीसेंट इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स के लिए मैंडेट किया गया है वो इसीलिए किया गया है जिससे कि ये एसेट प्राइस बबलिंग देखने को ना मिले बिकॉज ऑफ द हायर लिक्विडिटी इन द मार्केट। और अगर आपको याद हो तो अगस्त की जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला भी था शेड्यूल बैंक्स की एडिशनल 10% CRR मेंटेन करें ऑन इंक्रीज इन देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इफ़ यू रिमेंबर हमने डिस्कस भी करी थी वो न्यूज़ MPC की लास्ट मीटिंग में। तो उसी को लेकर के स्टेट ऑफ इकोनॉमी ने RBI ने रिवीजन दिया है कि सिंपली जो एसेट प्राइस बबलिंग है इसको ये ना हो, इस वजह से ये इंक्रीमेंटल CRR जो है वो 10% का रखा गया है जिससे कि मार्केट में डिमांड एक्सेस ना हो और एक्सेस डिमांड की वजह से जो प्राइस हैं वो अपने एक्चुअल वैल्यूएशन से भी ज़्यादा पर ना बिकें, स्पेशली अगर हम देखें तो रियल एसेट्स के केस में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। GST फिटमेंट पैनल क्लैरिटी ऑन SUV ग्राउंड क्लियरेंस सून। तो SUV के लिए हम बोल सकते हैं यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए जो टैक्सेशन का लॉ रहा है उसमें क्लियरेंस को लेकर के, स्पेशली ग्राउंड क्लियरेंस क्राइटेरिया को लेकर के जो GST फिटमेंट पैनल है वो काम कर रहा है। GST फिटमेंट पैनल जहाँ पर कई सारे रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं या रिवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं, कहाँ से? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से। तो GST पैनल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑन द ग्राउंड क्लियरेंस क्राइटेरिया and implementation of the new taxation, especially GST
जीएसटी टैक्सेशन की बात हो रही है ऑन एसयूवीज और यूटिलिटी व्हीकल्स। ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्सो नोन एज राइड हाइट अबव 1 सेंटीमीटर या 170 millimeter is one of the 3 key parameters for categorizing the UV and attract 20% compensation cess। तो रिसेंटली इसी ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के एक्चुअली SUVs का क्लासिफिकेशन है और उसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उन पर GST लगाया जाएगा। तो उसी ग्राउंड क्राइटेरियन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और उसी को लेकर के जो फिटमेंट पैनल है वो बहुत जल्दी ही इस क्राइटेरिया को लेकर के एक्सप्लेनेशन देगा। और अगर आपको जीएसटी काउंसिल के डिसीजन की बात करें तो रिसेंटली जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया था कि जितने भी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं उन पर 22% कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाएगा ओवर एंड अबव 28% जीएसटी। तो जो सेस का जो 22% सेस लगाया जाएगा वो इसी क्राइटेरिया के बेसिस पर लगाया जाएगा। जो ग्राउंड क्लियरेंस है या इसको हम बोलते हैं राइड हाइट जो है उसी के बेसिस पर ये जो ये सेस है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। 20% का सेस है तो 170 mm का क्राइटेरिया रखा गया है। हालांकि बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर के एंड फॉर दैट फिटमेंट पैनल इज एक्चुअली वर्किंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। JSW प्लान टू पिक 75% इन टेक कोल यूनिट एट 8 billion वैल्यू। तो JSW इज लुकिंग फॉर अ कंसोर्शियम। एक कंसोर्शियम फॉर्म करने के लिए JSW कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टेक रिसोर्स स्टील मेकिंग कोल बिजनेस में 75% का स्टेक लेना है। तो मेजॉरिटी स्टॉक में बिड करने के लिए टेक कोल यूनिट के मेजॉरिटी स्टॉक में बिड करने के लिए JSW इज लुकिंग टू फॉर्म अ कंसोर्शियम। और इससे पहले अगर हम देखें तो $8 बिलियन का जो ऑफर है जो बिडिंग है वो ऑलरेडी एक कंपनी ग्लेनकोर कर चुकी है टेक कोल में। तो उससे ज़्यादा का डेफिनेटली ऑफर करना पड़ेगा एंड फॉर दैट JSW इज लुकिंग फॉर कंसोर्शियम फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं नेक्स्टली पावर डिमांड हिट्स अप टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 233 गीगावाट। जैसा कि एंटिसिपेट किया भी गया था कि इस पर्टिकुलर समर सीजन में जो पावर डिमांड है वो अपने पीक पॉइंट पर जाएगी। उसी एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग अ न्यू पीक इन पावर डिमांड। जो पावर डिमांड है इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 233 गीगावाट तक पहुंच गई है ऑन वेडनेसडे। रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज मानसून रीट्रीट ऑल अक्रॉस द कंट्री, जिसकी वजह से पावर डिमांड डेफिनेटली कल यानी ये वेडनेसडे को कल नहीं वेडनेसडे को है जो पावर डिमांड है वो अपने 233 गीगावाट के पॉइंट पर पहुंच गई। और दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि जो प्रेशर है डोमेस्टिक इसका जो इंक्रीज है पावर डिमांड इसका प्रेशर कोल सप्लाई पर पड़ेगा और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें पावर में और डिमांड देखने को मिले। सो दिस इज द पावर डिमांड मंथ बाई मंथ। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बहुत छोटी सी न्यूज़ है। RBI लॉन्चेस पोर्टल टू बूस्ट सर्च फॉर अनक्लेम डिपॉजिट्स। तो जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास पड़े जिसका कोई क्लेम नहीं है, जिसका कोई नॉमिनी नहीं है, इस तरह के डिपॉजिट्स को सर्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है वेब पोर्टल और अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन दैट इज उद्गम, जिससे कि जो मेंबर हैं पब्लिक के दे कैन सर्च देयर अनक्लेम डिपॉजिट ऑल अक्रॉस द बैंक्स एट वन लोकेशन। तो चाहे किसी भी बैंक में डिपॉजिट हो आप इस पर्टिकुलर पोर्टल उद्गम पोर्टल पर यू कैन सर्च एनी अनक्लेम डिपॉजिट। तो एक अनक्लेम डिपॉजिट को सर्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये पोर्टल लॉन्च किया। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अब देख लेते हैं नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन विद सेबी मस्ट फॉर फिनफ्लुएंसर। तो रिसेंटली हमें यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर देखने को मिले हैं, फिनफ्लुएंसर्स देखने को मिले हैं। तो अब उनके एडवाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके, सेबी इज ब्रिंगिंग द गाइडलाइंस और अपडेटिंग इट्स गाइडलाइन फॉर इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टीजमेंट एज पर द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI। तो वेडनेसडे को इन्फ्लुएंसर और फाइनेंशियल और हेल्थ इन्फ्लुएंसर पर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए सेबी ने क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह का इन्फ्लुएंसर होगा तो दे और ये हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जिसको हम अदर लैंग्वेज में बोलते हैं, अदर टर्म्स में बोलते हैं, तो उनको अब सेबी के साथ जो है वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उनका नाम रिफ्लेक्ट होगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर, उनको एक नंबर दिया जाएगा। तो नेम एंड क्वालिफिकेशन उनकी रिफ्लेक्ट होगी उस पर्टिकुलर पोर्टल पर और उन्हें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फॉर गिविंग एनी एडवाइस रिलेटेड टू स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टॉक्स और किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड एडवाइस दे रहा है तो दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज टू रजिस्टर देमसेल्फ विद सेबी एंड देयर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी स्टेटेड विद देयर नेम्स एंड क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ
advertisement or at the time of advice. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.